हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल दीपक बायोलॉजी क्लासेस जॉब्स कलर में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे क्राइटेरिया फॉर शॉर्टलिस्टिंग द कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो जैसा आप लोग जानते हैं कि बहुत से बच्चों ने जो है वो यूनिवर्सिटी या कॉलेज में जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज को जो है उसमें जो है वो जॉब पाना चाहते हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो रिक्रूटमेंट होना चाहते हैं। ठीक है, तो आज मैं बात करूँगा कि आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी है जिसके थ्रू जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और क्या क्या आपके पास जो है एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि अगर आपका ये एलिजिबिलिटी है तब जो है आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें जो है हम डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अगर आप मेरे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करिए ताकि आपको इस टाइप की जो नोटिफिकेशन वो रेगुलरली आपको मिलते रहे। और आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट भी रहे तो भी आप मुझे तो कमेंट सेक्शन में जो है आप जो है लिख के मुझे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे बहुत से बच्चों का कंफ्यूजन होता है कि एग्जैक्ट जो है कि हमारा जो है कैसे जो है हमें शॉर्टलिस्ट किया जाता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कि आपको कैसे इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए जिसके थ्रू जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, चाहे वो आपका यूनिवर्सिटी हो चाहे आपका वो कॉलेज हो, उसमें अप्लाई कर सके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करेंगे आज यूनिवर्सिटी में कि आपके यूनिवर्सिटी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए आपके पास चाहे साइंस का सब्जेक्ट हो चाहे नॉन साइंस का बैकग्राउंड का सब्जेक्ट हो, चाहे आप सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी ये आपके पास हो, या आपके पास अगर आर्ट्स है, एजुकेशन है या पॉलिटिकल साइंस ये सब है, तब भी आप जो है और इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उनके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो कॉमन है। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो है कॉमन है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड के हो चाहे नॉन साइंस बैकग्राउंड के। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें यहाँ पे, सपोज अपने अपना एमएससी यानी कि एमएससी अगर आपने जो है बॉटनी में किया है, बॉटनी ऑब्लिक जूलॉजी में किया है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो क्राइटेरिया है वो नेट का है। सबको आपको पता होगा कि अगर आपके पास नेट है तभी आप जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर जो है आप किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने मान लीजिए अपना एमएससी जो बॉटनी में या जूलॉजी में किया है तो यहाँ पे आपको लाइफ साइंस क्लियर होना चाहिए, जो कि CSIR यूजीसी नेट जो आपका वो क्लियर होना चाहिए। और क्लियर किस में होना चाहिए, तो इसके अंतर्गत एक सब्जेक्ट होता है लाइफ साइंस, आप लोग को पता होगा, आप लोगों ने ऑलरेडी एग्जाम दिया होगा। तो अगर आपका CSI यूजीसी नेट अगर आपका जो है लाइफ साइंस में क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, CSIR का जो एग्जाम होता है वो मोस्टली जो लाइफ साइंस बैकग्राउंड के लिए होता है, और यूजीसी नेट जो होता है वो मेनली आपका जो आर्ट्स सब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका CSIR क्लियर है लाइफ साइंस में, तब जो है आप बॉटनी या जूलॉजी या इससे रिलेटेड जो भी आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आपको इंडस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी हो जाए या एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी, कोई भी आपने अगर साइंस सब्जेक्ट आपने लिया है तो उसमें आपका CSIR जो CSIR है, CSIR नेट वो क्लियर होना चाहिए लाइफ साइंस में। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने सपोज अपना पीजी जो है आपने अपना जो MA है आपने अपना एजुकेशन में किया हो, ठीक है, या आपने जो है अपना और भी जो आर्ट्स से रिलेटेड सब्जेक्ट है उनमें संस्कृत में किया हो या इंग्लिश में किया होना चाहिए, तो उसमें जो है आपका यूजीसी जो नेट है वो क्लियर होना चाहिए उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में। सपोज आपने अपना पीजी जो है वो इंग्लिश में किया है, ठीक है, यानी कि MA आपने इंग्लिश में किया है। ठीक है, तो आपका जो यूजीसी नेट है वो क्लियर होना चाहिए आपका जो है पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जैसे कि आपका जो है इंग्लिश में। ठीक है, तो इस तरह से जो आपने क्लियर उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको क्लियर करना है जिसमें आपने अपना पीजी किया है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि आप जो है नेट का एग्जाम किस में दे सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे जो है आपको सबसे प्राइमरी जो पहला आपका क्राइटेरिया या एलिजिबिलिटी है वो आपका नेट जो है वो क्लियर होना चाहिए उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट में जिसमें आपने जो है अपना पीजी कोर्स किया है। क्लियर, साइंस में एमएससी या आर्ट्स में आपने MA। ठीक है, तो ये एक आपका जो है बेसिक क्राइटेरिया या प्राइमरी एलिजिबिलिटी है। ठीक है, तो ये आप चाहे यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें चाहे कॉलेजेस में अप्लाई करें, तब भी आपका जो है ये क्राइटेरिया जो है फुलफिल करना है आपको। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट हमारा जो है वो आता है क्राइटेरिया फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर इंटरव्यू। तो यहाँ पे बात हो रही है कि बहुत सी यूनिवर्सिटीज होती है, वहां पे क्या होता है कि आपका जो रिटन एग्जाम नहीं करते, वो आपका जो एपीआई इंडेक्स की बेस पे जो आपका सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए कॉल करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन कैसे होता है या इंटरव्यू के लिए आपको क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए या आपके कितने मार्क्स होने चाहिए आउट ऑफ 100, तो उसकी बेस पे जो वो आपको एक आपको एक मेरिट जनरेट करेंगे। उस मेरिट में अगर आप फिल करते हैं या आपके सारे एकेडमिक स्कोर मिला के अगर आप उस मेरिट में आते हैं, तब जाके आपको जो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो उसमें देखिए स्टार्टिंग होता है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड, ठीक है, और आपका स्कोर। तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन में तो यहाँ पे आपका एपीआई इंडेक्स जो बनेगा वो स्टार्ट होगा यूजी डिग्री से, यानी बीएससी या बीए से,
और जाएगा अप टू अब पीएचडी डिग्री और पोस्ट डॉक तक, ठीक है, यानी पीएचडी के बाद भी अगर आपने पोस्ट डॉक किया है तो वहां तक, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका है ग्रेजुएशन। क्या है? ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन में अगर आपके 80% एबव मार्क्स है तो आपको हमें 15 का स्कोर दिया जाएगा। 60% टू लेस देन 80% तो 15 का स्कोर दिया जाएगा। वही 55% टू लेस देन 60% 10 का स्कोर दिया जाएगा। और अगर आपका 45% टू लेस देन 55% है तो यहाँ पे आपको 5 का स्कोर दिया जाएगा। तो ये आपका यूजी का है। तो ये आपका अगर आपका लाइक यूजी डिग्री में जितना ही परसेंट मार्क्स आए उसके हिसाब से आपको यहाँ पे स्कोर दिया जाएगा। सेम पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या है कि आपका 80% एबव है तो आपको 25 स्कोर दिया जाएगा। वहीं 60% टू लेस देन 80% टू 23 स्कोर दिया जाएगा। 55% टू लेस देन 60% तो आपको 20 स्कोर दिया जाएगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया पीजी का स्कोर। नेक्स्ट आपका आता है एमफिल। मैं आपको बता दूं एमफिल। नेक्स्ट आपका आता है एमफिल। तो अगर आपने एमफिल में जो है आपने 60% एबव स्कोर किया है तो आपको हमें 7 मार्क्स दिया जाएगा। 55% टू लेस देन 60% किया है तो आपको हमें 5 स्कोर दिया जाएगा। ठीक है। तो अब नॉर्मली क्या हो रहा है, जो एमफिल का कोर्स है मोस्टली जो बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो इसे बंद कर दे रही है। ठीक है, क्योंकि यूजीसी का रूल भी आया है कि नेक्स्ट टाइम से जो है एमफिल जो है वो आपका जो है बैन कर दिया जाएगा कि आप एमफिल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप जो है पीएचडी में कोर्स में जो है आप इनरोल हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है पीएचडी। पीएचडी का देखिए, अगर आपने पीएचडी कंप्लीट कर रखा है तो आपको यहाँ पे 30 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक देखने वाली चीज ये है कि अगर आप एमएससी और नेट जो कि बेसिक क्राइटेरिया है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन जब आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू में तब अगर आपके पास पीएचडी नहीं है तो आप जो है उस क्राइटेरिया में आएंगे ही नहीं, क्योंकि आपका 30 मार्क्स का लॉस हो रहा है। तो अगर आपने सपोज ओवरऑल आपने 60 मार्क्स भी कर लिए या 60 स्कोर कर लिया, लेकिन आपका अगर 30 स्कोर नहीं आया तो आपको जो है शॉर्टलिस्ट नहीं किया जाएगा। इसीलिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर रैली भी बनना चाहते हैं किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में तो आपको पीएचडी जो है मैंडेटरी है, आपको करना ही करना है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। ठीक है, या अगर आप कुछ अलग दूसरे वे भी होते हैं जिसके थ्रू जो है आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, जैसे कि सेकंड हम बोल सकते हैं कि अगर आपने मान ली यूपीएसएससी या आपने एमपीएससी या एमपीपीएससी, ये भी क्या करते हैं, कुछ जो स्टेट लेवल के जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो भी जो है अपना सेपरेट एग्जाम जो है कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे अगर जो एग्जाम होते हैं, सपोज यूपीपीएससी अगर कोई एग्जाम करा रहा है तो उसमें क्या होता है वो आपका रिटेन एग्जाम रखते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका जो है ये एपीआई इंडेक्स का खेल नहीं आता है। ठीक है, वहां पे अगर आपने यूपीपीएससी के तो एग्जाम दिया होगा या एमपीपीएससी या एचपीपीएससी, इन सब का अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो वहां पे वो रिटेन एग्जाम रखते हैं। ठीक है, तो वहां पे आपको रिटेन एग्जाम जो है क्लियर करना होता है। अगर आपने रिटेन एग्जाम क्लियर किया तो उसके बाद जो है आप जो है इंटरव्यू के लिए जाते हैं, तो वहां पे आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आपने पीएचडी नहीं किया है, कि वहां पे आपका रिटेन एग्जाम प्लस इंटरव्यू की बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं, कोई भी स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तब जो है आपका पीएचडी होना मैंडेटरी है। ठीक है, पीएचडी करेंगे तभी आप जो है स्टेट यूनिवर्सिटी या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जो है आप अप्लाई करने लायक होंगे और आपका चांस रहेगा कि आप वहां पे जो सेलेक्ट हो सके। लेकिन अगर कॉलेज लेवल तक आप अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए एमएससी प्लस नेट जो है वो सफिशियंट है। क्लियर? तो यहाँ पे पीएचडी अगर आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हैं, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, तो आप 30 मार्क्स आपको मिलेगा। वहीं यहाँ पे नेक्स्ट आता है नेट विद जेआरएफ। तो अगर आपके पास नेट विद जेआरएफ है तो आपको यहाँ पे 7 स्कोर दिया जाएगा। वहीं अगर आपका सिर्फ नेट है तो आपको यहाँ पे 5 स्कोर दिया जाएगा। वहीं अगर आपका स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जाकि आपने देखा होगा बहुत सी स्टेट जो है कोई भी पोजीशन आने से पहले जो है वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट कराते हैं, कि बहुत से बच्चे जो अगर नेट नहीं क्लियर कर पाते हैं तो उनके पास चांस रहता है कि वो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो अगर क्लियर कर ले तब भी जो है वो एलिजिबल होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो अगर आपका स्लेट या सेट है तो आपको यहाँ पे 3 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आपके पास नेट विद जेआरएफ है तो आपको 7 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास नेट है तो आपको 5 मार्क्स, अगर स्लेट या सेट है 3 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो आपका 7 रहेगा। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा कि आपके पास अगर नेट है तो उसका मार्क्स 5 ऐड हो जाए आपके 7 में जेआरएफ में, या स्लेट भी आपने क्वालिफाई किया तो आपका 3 मार्क्स भी ऐड हो जाए, तो टोटल यहाँ पे कि आपका 15 मार्क्स मिल जाए। यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो रहेगा वो 7 रहेगा। अगर आपके पास ये तीनों क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे तीनों क्रैक कर रखा है, तब भी आपको मैक्सिमम मार्क्स जो है वो 7 ही मिलेगा। ठीक है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा, इन तीनों को ऐड नहीं कर सकते, आपने तीनों का क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो यहाँ मैक्सिमम मार्क्स 7 ही रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा रिसर्च पब्लिकेशन। तो यहाँ पे देखिए, अगर आपने पीएचडी किया है तभी आप जो है मोस्टली जो है रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश करते हैं अपने वर्क से।
तो यहाँ पे जो है 2 मार्क्स मिलेगा आपको ईच रिसर्च पब्लिकेशन। तो यहाँ पे एक नया रूल आया है कि आपको जो है, पहले क्या था कि आपको फर्स्ट ऑथर सेकंड ऑथर इस वे में आपके जो मार्क्स वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते थे कि अगर आप फर्स्ट ऑथर है तो आपको लाइक 5 मार्क्स, सेकंड ऑथर है तो आपको लाइक 3 मार्क्स, थर्ड ऑथर या फोर्थ फिफ्थ है तो आपको 2 मार्क्स, इस टाइप का पहले जो रूल था। लेकिन अब वो रूल चेंज हो गया है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है कि अगर आपका कोई भी एप्लीकेशन, चाहे आपका फर्स्ट ऑथर हो, चाहे सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, कोई भी ऑथर अगर आप है, तब भी आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम आपको 10 मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे अगर 10 आर्टिकल भी है तब भी आपको 10 ही मार्क्स मिलेगा। ठीक, यहाँ ऐसा नहीं है कि अगर आपके 100 आर्टिकल तब भी आपको लाइक 1000 मार्क्स इस टाइप का मिल जाए, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके 5 आर्टिकल भी हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेगा। अब देखिए इसमें जो रिसर्च आर्टिकल इन्होंने मेंशन कर रखा है कि बहुत सी जगह जो है रिव्यू आर्टिकल भी बच्चे लिखते हैं। ठीक है, तो रिव्यू आर्टिकल काउंट होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करता है कि आपका जो लाइक सर्विस कमीशन है वो किस वे में जो है रूल लगा रहा है। मोस्टली आपको रिसर्च आर्टिकल पब्लिश होने चाहिए। अगर आपके पास रिसर्च आर्टिकल्स हैं तभी आपका जो है मार्क्स काउंट होगा। इसके अलावा अगर आपके पास बुक चैप्टर्स है तो बुक चैप्टर्स भी जो है वो काउंट होता है। ठीक है, तो अगर बुक चैप्टर है तो वो भी आपका काउंट होगा, और आपका रिसर्च आर्टिकल तो भी आपका काउंट होगा। लेकिन रिव्यू आर्टिकल अगर आपका है तो मोस्टली वो काउंट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स आपको दिया जाएगा, 10 स्कोर आपको मिलेगा। नेक्स्ट है आपका टीचिंग या पोस्ट डॉक एक्सपीरियंस, यानी कि अगर आपने मान लो कहीं टीचिंग किया है, चाहे वो मास्टर के पास हो चाहे आपका पीएचडी की बात हो, ठीक है, तो अगर आपने टीचिंग किया है तो ईच ईयर का आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो टोटल यहाँ पे 10 मार्क्स आपको यहाँ पे दिया जाएगा, 10 स्कोर। इसके अलावा आपने पीएचडी का पोस्ट डॉक किया, यानी कि आपने कोई रिसर्च फील्ड में ही आपने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो वहां पर भी आपको जो है 2 मार्क्स मिलेगा फॉर 1 ईयर, तो टोटल 10 मार्क्स। इसके बाद बात करें अगर अवार्ड्स की, कि आपको जो अपना टेन्योर में आपने क्या क्या अवार्ड्स आपको मिले हैं। जैसे अगर बात करें आपको इंटरनेशनल या नेशनल कोई अवार्ड मिला है, जैसे आपको कोई फेलोशिप मिली है, चाहे आपको मान लीजिए ट्रेनिंग मिली, जैसे बहुत सी फेलोशिप होती हैं, जैसे आपको अगर डार्ड मिली है जो कि जर्मनी में मोस्टली जो है आप अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं अपने पीएचडी के टेन्योर में। इसके अलावा अगर आपको न्यूटन भाभा मिली है, न्यूटन भाभा फेलोशिप, तब भी जो है वो आपका जो है अवार्ड्स में आएगा। ठीक है, तो अगर इनमें से आपको कोई भी इस टाइप की कोई फेलोशिप मिली है तो उसका आपको हमें 3 मार्क्स मिलेगा। वही आपको स्टेट लेवल का कोई अवार्ड मिला है, ठीक है, स्टेट लेवल का अवार्ड अगर आपको किसी स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू मिला है तो आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही खेल आएगा कि अगर यहाँ पे अवार्ड्स कैटेगरी मैक्सिमम मार्क्स आपका 3 रहेगा, तो ये आपका जो है मैक्सिमम मार्क्स रहेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि आपको स्टेट लेवल का भी अगर मिला है अवार्ड तो आपको दोनों कंबाइन करके 5 मार्क्स 5 स्कोर आप ले लिया, हाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ मैक्सिमम जो मार्क्स मिलेगा वो आपको 3 मिलेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको स्टेट लेवल और इंटरनेशनल या नेशनल लेवल का जो भी अवार्ड दिया गया दोनों कंबाइन हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावा यहाँ पे हम आप टोटल देख लेते हैं कि आपको टोटल स्कोर कितना मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको टोटल जो है 100 का आपका स्कोर रहता है। कितने का रहता है? 100 का। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे आपका एकेडमिक जो आपका एकेडमिक स्कोर रहेगा वो मैक्सिमम 80 रहेगा। ठीक है, एकेडमिक का यानी कि ओवरऑल आपका ग्रेजुएशन से लेके जो भी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी, ये सब मिला के इन सब तरह से आपका जो स्कोर रहेगा वो 80 रहेगा। उसके बाद आपको टीचिंग टीचिंग या पोस्ट डॉक का एक्सपीरियंस, पोस्ट डॉक, तो इसका आपको 10 स्कोर दिया जाएगा। ठीक है, टीचिंग या पोस्ट डॉक, इसका आपको 10 स्कोर दिया जाएगा। इसके अलावा नेक्स्ट जो है आपका रिसर्च पब्लिकेशन, रिसर्च पब्लिकेशन, ठीक है, तो इसका आपको 10 स्कोर। तो टोटल यहाँ पे जो स्कोर रहेगा आपका, टोटल स्कोर ये आपका रहेगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे आपका टोटल स्कोर जो रहेगा वो आपका रहेगा 100। तो आप देखिए जो क्राइटेरिया होता है शॉर्टलिस्ट करने का, तो आपको ये सारे जो अपने लाइक ट्रांसक्रिप्ट है या उसकी बेस पे जो है आपको ये सब सेंड करना पड़ेगा। आप जिस भी लाइक यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो वो क्या करेंगे, इस बेस पे जो है आपको मार्क्स डिवाइड करेंगे या स्कोर्स आपको डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब ये स्कोर आपको डिवाइड हो जाएगा तो इसका आपका जो है आपका स्कोर जनरेट होगा आउट ऑफ 100 कि 100 में आउट ऑफ 100 आपको कितना स्कोर मिला है। तो वो उसका जो है उनका क्राइटेरिया जो भी हो शॉर्टलिस्ट करने का, तो वो एक मेरिट जनरेट करेंगे। सपोज आपने 100 में 80 उन्होंने मेरिट जो है वो जनरेट किया। ठीक है, 80 जो स्कोर है उन्होंने जो है एज अ मेरिट जनरेट किया। तो अगर आपका स्कोर ओवरऑल सब मिला के अगर 80 के ऊपर आ रहा है या 80 आ रहा है, तब जो है आपको वो शॉर्टलिस्ट कर लेंगे इंटरव्यू के लिए। क्लियर, तब आपका जो है इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन होगा। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में होता है, जहां पर जो है आप जो है एपीआई इंडेक्स के थ्रू जो है आपका सिलेक्शन होता है। ठीक है, तो ये मोस्टली सेंट्रल एंड स्टेट यूनिवर्सिटी में होता है कि आपको एपीआई इंडेक्स की बेस पे जो आपको शॉर्टलिस्ट किया जाता है इंटरव्यू के लिए,
और उसके बाद जो है आपका इंटरव्यू होता है, उसके बाद जो है फिर आपका जो सिलेक्शन होता है। अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपका सिलेक्शन इस वे में होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि आप जो है कैसे सेलेक्ट हो सकते हैं स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। ठीक है, इसके अलावा कॉलेज में भी कहीं कहीं क्या होता है कि आपका जो है एपीआई इंडेक्स चलता है। कुछ कुछ कॉलेज में ऐसा भी होता है, जैसे यहाँ पे बात करें, जैसे यहाँ पे आपको 10 मार्क्स दिया जाता है टोटल, तो वहां पे आपको जो है मैक्सिमम जो है यहाँ पे 6 मार्क्स का ये रहता है। यानी यहाँ पे आपको 3 रिसर्च आर्टिकल जो है कंपलसरी रहता है कि आपको 3 आपके पास है तो आपको 6 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज है जो कि डिफरेंस रहता है। कहीं कहीं स्टेट कॉलेज, कहीं कहीं जो कॉलेज जो एफिलेटेड होते हैं यूनिवर्सिटी में, तो वहां पे ऐसा है। साथ ही यार यूजी और पीजी में भी थोड़ा थोड़ा जो मार्क्स है वो उसका चेंज आपको देखने को मिलेगा, स्कोर आपको देखने को मिलेगा। अगर कहीं कॉलेज में भी अगर उन्होंने क्राइटेरिया रख रखा है एपीआई इंडेक्स के बेस पे। ठीक है, तो ये कुछ डिफरेंसेज है कि आप जो है कैसे जो है यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आपका सेंट्रल या स्टेट यूनिवर्सिटी हो, या आईटी जो या आईएसएस हो, या आप जो है कैसे जो है कॉलेजेस में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, और किस किस लाइक एजेंसीज के थ्रू आप जो है लाइक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं या लेक्चरर बन सकते हैं, या आप जो है स्टेट या सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आप असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो बन सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आप जो है मेरे किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके। इसके अलावा अगर आप मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप जो है ज्वाइन बटन आपको दिख रहा होगा, तो आप ज्वाइन बटन पे जो क्लिक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं फाइनेंशियली, ताकि मैं इस टाइप की वीडियोस को रेगुलरली बनाता रहूं। अगर आपको स्पेसिफिक कोई भी डाउट है तो वो एज अ पर्क मैं आपको दूंगा। आप मुझे भी किसी भी टाइम जो है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।